जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम भारत की संपूर्ण नदियों को प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे, समझेंगे और हर एक उस टॉपिक को टच करेंगे जहां से प्रश्न पूछने की संभावना होती है। देखिए, हम प्रश्नों तक पहुंचने से पहले नदी की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, उसके डिफिनीशन को समझेंगे, प्रकार कितनी होती हैं, कैचमेंट एरिया क्या होता है और रिवर बेसिन क्या होता है और ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है। ठीक है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो हम सबसे पहले इन्हें समझेंगे। उसके बाद आपको हर एक पॉइंट में समझा के बुझा के आगे बढ़ूंगा। और देखिए, इस वीडियो के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी रिवर से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। और सबसे पहले डिफिनीशन समझते हैं कि होता क्या एक्चुअली। ठीक है, देखिए, वैसे आपको पता होगा, व्यवहारिकता आप देखते भी हैं, नदी बह रही है। ठीक है, और बस इतना ही देखा है आपने कि नदी बह रही है। ठीक है, होती क्या है डिफिनीशन पूछ लिया जाए तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, तो वो चीज़ हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो चीज़ आपको पता है वो ये पता है, पानी का एक प्राकृतिक बहाव है। ठीक है, अब जो जैसे इसमें जो तार्किक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, कि भाई पानी का बहाव है तो ये दिशाएं इसकी कैसे तय होती हैं। ठीक है, किस दिशा में बह रहा है, उसके पीछे का जो कारक है वो क्या है। ठीक है, वो एग्जामिनर पूछ लेगा तो आप कंफ्यूज होंगे, तो वो चीज़ हम क्लियर करके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए एक प्राकृतिक बहाव है किसका, पानी का, तो ये पानी का एक प्राकृतिक बहाव हो गया। ठीक है, उसके बाद से है जो आमतौर पर पहाड़ी या किसी ऊंचे क्षेत्र से ही निकलती है। आपको पता है गंगा कहाँ से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और जो आपके अगर हम बात करें सिंधु नदी का, तो वो किसी ऊंचे क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, तो नदी क्या है कि किसी पर्वत, पहाड़ी या किसी ऊंचे क्षेत्र से ये निकलती है और फिर ये बहते बहते आती है, तो किसी मान लीजिए झील है तो वहाँ पे गिर गई, या फिर कोई नदी और बह रही है तो उसमें जाके मिल गई, या फिर जाके समुद्र में गिर गई। ठीक है, तो ये एक प्रकार से नदी का आपने एक सिंपल सा डिफिनीशन देख लिया कि क्या है, क्यों है और ये क्यों बहती है। ठीक है, ये ढाल की दिशा में क्यों बहती है, आपको पता होना चाहिए। ग्रेविटी काम करता है नीचे की तरफ, इसीलिए ये ढाल की दिशा में बहती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है नदी के बहाव के लिए, ग्रेविटी है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछे तो आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक बारी आप इसको और ध्यान से समझ लीजिए। पानी का एक प्राकृतिक बहाव है जो आमतौर पर पहाड़ों या किसी ऊंचे स्थान से निकलकर किसी झील, समुद्र या किसी दूसरे नदी में मिलती है। यह पानी का एक विशाल और बहता हुआ निकाय होता है। क्या, नदी। ठीक है, जो एक निश्चित मार्ग पर बहता है। आपने समझ लिया। चलिए अब हम प्रकार को समझते हैं। यहाँ पे प्रकार, ठीक है, तो नदी कितने प्रकार की हैं, सदा नीरा नदियाँ। ठीक है, तो आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सदा नीरा है, और उसी में मान लीजिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ आ गईं और कुछ दक्षिण भारत की नदियाँ आ गईं, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं मुख्यतः वही सदा नीरा हैं, क्योंकि हिमालय हमेशा क्या होता है, मेल्ट होता रहता है और यहाँ से पानी बहता रहता है। ठीक है, तो जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं वो सदा नीरा नदियाँ होती हैं। लेकिन एक अपवाद है दक्षिण भारत में, जो कावेरी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपने सदा नीरा नदियों के बारे में जान लिया कि जिन नदियों में 12 मासी यानी कि 12 महीने क्या होता है, पानी होता है और बहता रहता है। ठीक है, और इनका जो स्रोत होता है आमतौर पर झील, झरना या हिमनद होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद जो बरसाती नदियां हैं वो कौन सी हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, दक्षिण भारत की मुख्यतः जो नदियां हैं वो क्या हैं, बरसाती नदियां। जब बारिश होता है तो इन नदियों में जल आता है, और आपको पता है जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है वो किधर से, पश्चिम से पूरब की ओर ढालनुमा है। ठीक है, तो मुख्यतः नदियाँ किधर जाती हैं, यहाँ से ये पूरब घाट की तरफ जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, उसको हम प्रश्नों में देखेंगे। ठीक है, तो आपने देख लिया ये नदियाँ बारिश के पानी पर निर्भर करती हैं और केवल बरसात के मौसम में ही बहती हैं। जैसे गोदावरी ले लीजिए, कृष्णा ले लीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये बरसाती नदियाँ हैं। उसके बाद पूर्ववर्ती नदियाँ अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, पूर्ववर्ती नदियों को इंग्लिश में हम एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं। ठीक है, मतलब वो नदियाँ जो बहुत प्राचीन समय काल से बह रही हैं। जैसे मान लीजिए जब
टेथी सागर की स्थिति थी। ठीक है, जब भारत में कुछ भूभाग का निर्माण भी नहीं हुआ था तो कुछ नदियां जैसे गंगा, सिंधु, सतलज, ये नदियां बह रही थी पहले से ही। ठीक है, और उसके बाद से भारत यहाँ पे आया, टेथी सागर पटी, हिमालय बना। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सारी प्रक्रिया स्टार्ट हुई। मतलब कि किसी भूमि, किसी उच्चावच के निर्माण से पहले ही जो नदी बह रही थी, और फिर जब उच्चावच का निर्माण हुआ तो उसको भी काट कर वो अपने दिशा में ही बह रही है। ठीक है, तो ऐसे नदियों को बोलते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ। आप नहीं भूलेंगे जी, बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, मैंने कुछ एग्जाम्पल भी बता दिए, अब इसको आप समझ लेंगे अपने भाषा में। उसके बाद अनुवर्ती नदियाँ, तो वे नदियाँ जो निर्माण के बाद अपने ढलान को फॉलो करती हैं, जैसे किसी ढलान को पकड़कर बहना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो दक्षिण भारत की मुख्यतः नदियाँ अनुवर्ती नदियाँ हैं। अब देखिए, कुछ नदियों के विशेष प्रकार आपने समझ लिए, वैसे छोटे छोटे प्रकार और भी होते हैं, तो वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, अब एक चीज़ सोचिए, किसी नदी में पानी आएगा, ठीक, तो कहाँ से आएगा, या तो झील से आएगा, या तो ग्लेशियर से आएगा। ठीक है, या फिर बरसात के जल से इकट्ठा होकर आएगा। तो जिस क्षेत्र से वो पानी आता है किसी नदी में, उसी को हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये हमारी गंगा यहाँ से आती है। ठीक है, तो आपको पता है गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, आपको पता है, और यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर एक गोमत ताल भी है, और उस गोमत ताल में पहले पानी इकट्ठा होता है, फिर वहाँ से गंगा बहना स्टार्ट होती है, भागीरथी, इसमें अलकनंदा, वो सब हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल, फिर अब मान लीजिए इस गंगा नदी में जहाँ जहाँ से पानी आके इस नदी में आएगा, ठीक है, तो उस क्षेत्र को हम क्या कह देंगे, जल ग्रहण क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए, जैसे अब मैं आपको एक चीज़ समझाऊं, मान लीजिए कि यहाँ पे एक नदी बह रही है, नर्मदा। ठीक है, आपको पता है अमरकंटक से निकलती है। अब यहाँ से तो ये पानी इकट्ठा कर ली, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी बरसात हो रही है, तो यहाँ पे भी पानी इकट्ठा कर लिया, यहाँ से भी पानी इकट्ठा कर लिया। ठीक है, तो एक चीज़ आप समझिएगा क्लियर करके कि एक नदी के कई जल ग्रहण क्षेत्र हो सकते हैं। ठीक है, एक नदी के कई जल ग्रहण क्षेत्र हो सकते हैं, आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, और जल ग्रहण क्षेत्र क्या होते हैं, जहाँ से पानी इकट्ठा होके उस नदी में बहना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा दिमाग में, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा गया है, जल ग्रहण क्षेत्र उस भूमि का क्षेत्र है जो वर्षा जल, पिघली हुई बर्फ या अन्य जल स्रोतों से पानी को एक विशिष्ट नदी या जलधारा में प्रवाहित करता है, जो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, यह एक विशिष्ट क्षेत्र होता है जहाँ से पानी बहकर एक ही बिंदु पर जमा हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी झील में, ताल में इकट्ठा हो गया और फिर वहाँ से पानी बहना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जैसे कि नदी का मुहाना या झील। जल ग्रहण क्षेत्र छोटे या बड़े हो सकते हैं, और एक नदी बेसिन के भीतर कई जल ग्रहण क्षेत्र हो सकते हैं, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। उदाहरण के लिए एक छोटी सी पहाड़ी के बहने वाली एक जलग्रहण क्षेत्र का हिस्सा होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको नर्मदा को बताया। ठीक है, तो ये छोटी सी पहाड़ी से निकली तो एक हिस्सा वो हो गया, और जबकि अगर पूरी गंगा नदी बेसिन की बात करें तो गंगा नदी बहुत बड़ी है, तो उसमें कई जल स्रोतों से पानी जाता है। ठीक है, तो गंगा के कई जल ग्रहण क्षेत्र हो गए, इनको इंग्लिश में कैचमेंट एरिया कहते हैं। ठीक है, अब कन्फ्यूजन नहीं है ना। चलिए, अब हम लगे हाथ बेसिन को भी समझ लेते हैं। ठीक है, कि नदी बेसिन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे ना कैचमेंट एरिया और नदी बेसिन में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को। ठीक है, तो आज के बाद आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भागीरथी मिली, अलकनंदा मिली। ठीक है, इसमें मंदाकिनी, पिंडारी, उसके बाद नंदाकिनी, ठीक है, और धौली गंगा आके इतनी नदियाँ मिलती हैं तो ये गंगा बनती है। ठीक है, और उसके बाद ये गंगा बह के आके बंगाल की खाड़ी में कहाँ से, बांग्लादेश से होकर गिरती है। ठीक है, इसमें भी कुछ सहायक नदियाँ आती हैं, बहुत सारी सहायक नदियाँ आती हैं, राम गंगा, गंडक या फिर घग्गर। ठीक है, सोन इधर से जाती है, फिर उसके बाद यमुना, यमुना में चंबल, बेत, केन। ठीक है, तो ये सारी नदियाँ क्या हैं, जाके गंगा में मिल रही हैं। ठीक है, तो ये जितना क्षेत्र में गंगा का बहाव और उसके सहायक नदियों का बहाव क्षेत्र है, वो सभी गंगा नदी का बेसिन कहलाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि कैचमेंट एरिया बड़ा होता है या नदी का बेसिन, तो आप क्लियर दिमाग में रखिएगा, नदी का बेसिन बड़ा क्षेत्र होता है। ठीक है, और एक नदी के बेसिन में कई जलग्रहण क्षेत्र आ सकते हैं। ठीक है,
तो ये दिमाग में क्लियर रखना है। एक नदी बेसिन में कई जलग्रहण क्षेत्र आ सकते हैं, नहीं भूलना है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी यहाँ पे हो गई है। बहुत कुछ इसमें जानने की आवश्यकता नहीं। अब मान लीजिए नदी बह रही है तो इसमें कहीं से झील की भी पानी इकट्ठा हो सकती है, बारिश हो रहा है तो यहाँ पे बारिश का भी पानी जा सकता है। ठीक है, तो इन सभी क्षेत्रों में, ठीक है, जो जो चीज़ इसमें आएगा, अगर इस बेसिन, जैसे मान लीजिए गंगा नदी के बेसिन में क्या झील भी आ जाएंगी, ठीक है, तो उन सबको हम सम्मिलित रूप से गंगा नदी बेसिन में ही काउंट करेंगे। अब यहाँ पे जो लिखा गया है देखिए, नदी बेसिन नदी और उसकी सभी सहायक नदियों का एक अपवाहित भूमि का पूरा क्षेत्र है। अपवाहित भूमि मतलब जहाँ पे जल बहता है। ठीक है, इसमें मुख्य नदी के साथ साथ उसकी सभी सहायक नदियाँ, छोटी धाराएं, उसके साथ आने वाले तालाब, झील और आर्द्र भूमि भी शामिल होते हैं। अब मान लीजिए इतना बड़ा बेसिन है तो इसमें क्या झील नहीं आएगा, तालाब नहीं आएगा, छोटी नदियां तो आएंगी ही, आर्द्र भूमि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो एक नदी बेसिन के हिस्से में तालाब, झीलें, आर्द्र भूमियाँ ये सभी आ जाती हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद नदी बेसिन एक बड़ी जल प्रबंधन इकाई है। इसका अध्ययन व्यापक जल विज्ञान पैटर्न को समझने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए गंगा नदी बेसिन में गंगा नदी और उसकी सभी सहायक नदियां द्वारा, ठीक है, अपवाहित भूमि पूरा क्षेत्र गंगा नदी बेसिन में सम्मिलित होता है। ठीक है, अब देखिए मुझे लगता है कि आपको अब किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं ड्रेनेज पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछता है एग्जामिनर और आज के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले आप जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया डेंड्राइटिक पैटर्न, ट्रेलिस पैटर्न, रेडियल पैटर्न, सब डेंड्राइटिक, पैरेलल, सब पैरेलल। ठीक है, ये क्या है, नदी के, जैसे मान लीजिए नदी निकली, ठीक है, यहाँ से नदी निकली, उसके बाद ये बह रही है तो इसमें जैसे कई शाखाएं आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, या फिर इसमें आके कुछ सहायक नदियाँ मिल रही हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर अगर ऊपर से फोटो खींचेंगे किसी नदी का तो कहीं पे ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, कहीं पे ये, कहीं पे ये। अब यही स्ट्रक्चर कहाँ पे बनते हैं नदी के बहाव की दिशा में, उसे हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें डेंड्राइटिक पैटर्न, यानी कि क्या है दोस्तों, वृक्षाकार। जैसे मान लीजिए एक पेड़ की जड़ जैसे फैलती है ना, उसी प्रकार से नदियाँ भी फैलती हैं। तो उसके उदाहरण में कौन कौन सी नदियाँ हैं, गंगा, गोदावरी, कृष्णा और सिंधु नदी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये है डेंड्राइटिक पैटर्न। तो आपको ना आपसे पूछेगा कि किस प्रकार के क्षेत्र में डेंड्राइटिक पैटर्न बनता है। तो दोस्तों ये जैसे मान लीजिए मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, मतलब मिट्टी की जो क्वालिटी है वो मतलब सॉफ्ट और हार्ड दोनों है, मतलब एक तरह से कह लें मॉडरेट क्वालिटी की मिट्टी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार के मतलब नदी पैटर्न बनते हैं, नदियों के अपवाह के जो तंत्र हैं वो निर्मित होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे पैरेलल, ठीक है, तो इसमें पश्चिम घाट से जो निकलने वाली नदियाँ हैं, ठीक है, और जो लघु हिमालय की नदियाँ हैं वो इसके एग्जाम्पल में आती हैं। जैसे ये होता है पैरेलल। ठीक है, तो आप अगर बात करेंगे गंगा का, तो गंगा की कुछ सहायक नदियाँ ना पैरेलल भी बहती हैं। अब पैरेलल में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, जैसे मान लीजिए गंगा ये है, ठीक है, तो यहाँ से रामगंगा, गंडक, ठीक है, उसके घग्गर, गोमती, गंडक, उसके बाद यहाँ से कोसी, तो ये क्या है इस प्रकार से आके मिलती हैं। तो इतने स्ट्रक्चर को अगर हम काउंट करें तो ये पैरेलल आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर रखना है दिमाग में। उसके बाद यहाँ पे पश्चिम घाट की कुछ नदियाँ हैं वो भी इसी तरह से बहती हैं, जैसे गोदावरी हो गई, उसके बाद ये कृष्णा हो गई, उसके बाद यहाँ से तुंगभद्रा हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कावेरी हो गई। तो इनके जो सहायक नदियाँ हैं वो क्या होती हैं, पैरेलली ऐसे आके मिलती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे समझिए जालीदार। ठीक है, तो छोटे नागपुर पठार से जो नदियाँ निकलती हैं वो जालीदार होती हैं, ट्रेलिस। ठीक है, तो अब ट्रेलिस पैटर्न को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ट्रेलिस पैटर्न कहाँ पे निर्मित होगा उसको समझ लीजिए। देखिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि हो सके तो मेरा स्पीड थोड़ा फास्ट हो तो स्लो कर लेना, अगर स्लो होगा तो फास्ट कर लेना आप। ठीक है, यूट्यूब ने फैसिलिटी दे रखी है। अब ट्रेलिस पैटर्न जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, बहुत हार्ड सॉयल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे क्या है, सॉफ्ट सॉयल है। उसके बाद यहाँ पे भी क्या है, सॉफ्ट सॉयल है, यहाँ पे हार्ड सॉयल है, यहाँ पे हार्ड, फिर यहाँ पे सॉफ्ट।
तो होगा क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नदी आ रही थी, नहीं बह पाएगी, तो फिर ये इधर सॉफ्ट वाले सॉइल में बहते हुए जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ आते आते इसको हार्ड सॉइल मिल गया, तो ये अपना दिशा मोड़ लेगी। फिर उसके बाद इधर सॉफ्ट में बहेगी, मान लीजिए यहाँ पे फिर से हार्ड रॉक आ गया, तो ये दिशा मोड़ लेगी। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए हैं। ठीक है, तो ऐसे जगहों पे बनता है ट्रेलिस पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नदी जा रही है, बह रही है, बह रही है। ठीक है, अब जहाँ पे हार्ड रॉक पड़ा वहाँ पे अपना डायरेक्शन ये मोड़ लेती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पे एक क्या है, रेक्टेंगल पैटर्न। तो जिन क्षेत्रों में चट्टान कमज़ोर होती हैं वहाँ पे क्या होता है, रेक्टेंगुलर पैटर्न बनते हैं। यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर पैटर्न। चलिए, जहाँ पे चट्टान क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं, और जहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट दोनों मिल जाते हैं वहाँ पे आपको विशेषकर ट्रेलिस देखने को मिलता है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं अन्य पैटर्न के ऊपर। अब यहाँ पे रेडियल पैटर्न पूछे आपसे, तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, रेडियल पैटर्न। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए एक कोई पर्वत है, अब यहाँ से आप मान लीजिए ये अमरकंटक है। ठीक है, अमरकंटक है, अब अमरकंटक से यहाँ पे नर्मदा निकलती है। ठीक है, अन्य छोटी नदियाँ भी निकलती हैं, नर्मदा इस साइड से आपको सोन निकलती हुई दिखाई देगी, है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे इस तरह से नदियों का जब पैटर्न बनता है एक पर्वत से या ज्वालामुखी पर्वत से निकलते हुए, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रेडियल पैटर्न या फिर आर्य अपवाह तंत्र। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है याद रखना। उसके बाद यहाँ पे समझिए एक होता है सेंट्रीपेटल। ठीक है, अब ये एक बेसिन या अवसाद, अब ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब इसको मैं समझाता हूँ कि अब केंद्रीय कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिगर में आपको कहीं पे नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा। ये एनुलर भी आप देख लीजिए, एनुलर क्या होता है वो मैं समझाऊंगा। पहले आप अभिकेंद्रीय, जैसे मान लीजिए लोकतक झील में जाइए, आप कहाँ पे, मणिपुर के लोकतक झील में। ठीक है, तो जब आप मणिपुर के लोकतक झील में जाएंगे तो यहाँ पे कई नदियाँ एक ही जगह पे आके गिरती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, कई नदियाँ एक ही मतलब जगह पे आके जब दिखाई देती हैं गिरती हुई, तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे अपकेंद्रीय अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको याद रहेगा। उसके बाद अब यहाँ पे एक एनुलर पैटर्न है, इसको भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक पर्वत है। ठीक है, अब इस पर्वत से कोई नदी निकल रही है, तो ये ऐसे जिगजैग करके बहेगी। ठीक है, ऐसे जिगजैग करके, इस साइड से भी निकल रही है तो ऐसे जिगजैग करके। ठीक है, और उसी पर्वत पे ही कुछ देर तक बहेगी। तो इस पैटर्न को हम क्या बोल देते हैं, एनुलर पैटर्न। ठीक है, उम्मीद करूँगा ये भी आपको याद रहेगा। ठीक है, और उसके बाद पीनेट पैटर्न भी होता है और सब पैरेलल भी होता है। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट थी वो आपने देख ली। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछे कि गंगा नदी, ठीक है, कौन से पैटर्न में बहती है, तो आप याद रखेंगे डेंड्राइटिक पैटर्न में, और उसकी कुछ सहायक नदियाँ पैरेलल पैटर्न में। ठीक है, उसके बाद दक्षिण भारत की नदियाँ किस पैटर्न में बहती हैं, तो वो भी डेंड्राइटिक पैटर्न और पैरेलल पैटर्न को फॉलो करती हैं। आपसे प्रश्न पूछे छोटा नागपुर की पठार की नदियाँ, तो वो ट्रेलिस पैटर्न में बहती हैं। अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ रेडियल पैटर्न में बहती हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने एनुलर पैटर्न को समझा और रेक्टेंगुलर पैटर्न को भी देखा कि जहाँ पे मिट्टी क्या होती है, कमज़ोर होती है। ठीक है, वहाँ पे बनता है क्या, रेक्टेंगुलर पैटर्न। ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट पैटर्न है वो आपको याद हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अब देखेंगे प्रश्नों को। सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र से रिलेटेड टॉप 10 MCQ, और उसी के माध्यम से हम सिंधु नदी को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम सिंधु नदी के बारे में जानते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है, दिए गए ऑप्शन में आप चुनाव कीजिए। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, मानसरोवर झील। अब देखिए सिंधु नदी का उद्गम आपको देखना होगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक पिक्चर के माध्यम से। मैं थोड़ा सा रफ टफ इमेज बनाऊंगा, इसमें सिर्फ आपको समझना है। ये हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर का, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र है, इसको आप देखिए ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु, और यहाँ पे लद्दाख में एक लोकेशन है जिसका नाम है देमचोक। क्या नाम है दोस्तों, इसको आप नोट कीजिएगा, जो जो मैं बोलूँगा नोट कीजिएगा। देमचोक से ये प्रवेश करती है भारत में, कहाँ से निकल रही है, मानसरोवर झील से। ठीक है, और उसके बाद मानसरोवर झील कहाँ पे है, तिब्बत का जो पठार है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब ये देमचोक लोकेशन से लद्दाख में प्रवेश करती है, उसके बाद ऊपर लद्दाख और नीचे जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में बहते हुए जाती है।
उसके बाद ये आके पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अंततः आके कहाँ पे, अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछे कि पाकिस्तान में, मान लीजिए देमचुक से भारत में प्रवेश की, तो पाकिस्तान में कहाँ से प्रवेश की, तो इस लोकेशन का नाम है चिल्लास। ठीक है, तो ये लोकेशन आप याद रखेंगे, चिल्लास से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, तो आपने एक फिगर देख लिया, ठीक है, किसका, सिंधु नदी का। अब आपने देख लिया कहाँ से निकलती है। अब इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, इनके ऊपर भी प्रश्न है, उन्हें हम आगे देख के समझेंगे। और तब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद कर ली, यानी कि इस टॉपिक में 4-5 प्रश्न तो आपने देख लिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सिंधु नदी किस सागर में गिरती है, ये आपने देख लिया। ऑप्शन नंबर भी इसमें करेक्ट है, यानी कि अरब सागर में गिरती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो अब देखिए, अब सहायक नदी तो मैंने आपको बताया ही नहीं, तो फिर कैसे होगा, अगर आपने पहले से पढ़ा होगा तो होगा। तो इसमें देख लीजिए, सबसे पहले आंसर जो आपका है ब्यास, तो ब्यास है सहायक नदी, रावी भी है, यमुना गंगा की सहायक नदी है, तो यमुना इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, और चिनाब भी किसकी, सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में यमुना इसमें राइट आंसर होगा, जो सिंधु की सहायक नदी नहीं है। अब भाई मेरी जिम्मेदारी है अब आपको बताना कि सिंधु की सहायक नदियां हैं कौन कौन सी, तो चलिए हम जान लेते हैं। ठीक है, अब वही कहानी फिर से हम आपको मैप के माध्यम से ही समझाएंगे। अगर आपको लगता है कि स्पीड स्लो है तो आप स्पीड फास्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये हो गया भारत का ऊपरी हिस्सा। अब यहाँ पे मैं आपको मुख्य नदी रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये सिंधु है। ठीक है, मानसरोवर से निकल रही है, उसके बाद देमचुक से लद्दाख में प्रवेश कर रही है, उसके बाद लद्दाख और जस्कर पर्वत श्रेणी से होकर बहते हुए ये चिल्लास नामक लोकेशन से प्रवेश कर जा रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बहते बहते आके अरब सागर में गिर गई। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, हमने नदी को देख लिया, यहाँ पे अब इसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, अब इसमें ना राइट और लेफ्ट दोनों देखेंगे। तो आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से इस नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, यानी कि दाएं तरफ से आकर मिलने वाली या फिर बाएं तरफ से, तो ये चीज़ ना कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से नदी निकल रही है, तो आपको यहाँ पे खड़ा हो जाना है और नदी की दिशा में देखना है। तो जो आपका राइट होगा वो इस नदी का राइट बैंक होगा, और जो आपका लेफ्ट होगा वही इस नदी का लेफ्ट बैंक होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें जो इम्पोर्टेंट ना राइट से आकर मिलने वाली नदियाँ हैं, ठीक है, उन्हें हम देख लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं नुब्रा वैली से। ठीक है, एक नदी आती है जिसका नाम है नुब्रा। ठीक है, और ये आके सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, और इसी नुब्रा की एक सहायक नदी है श्योक। ठीक है, तो इन दोनों नदियों को याद रखेंगे, श्योक और नुब्रा। ये किसकी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों, ये सहायक नदी है सिंधु की। ठीक है, नुब्रा और श्योक आपने देख लिया। उसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे आके एक नदी मिलती है, उसका नाम है गिलगित। क्या नाम है, गिलगित। ठीक है, तो मैं केवल गिल लिख रहा हूँ, आप गित याद रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अफगानिस्तान से एक नदी आती है जिसका नाम है काबुल। ठीक है, जिसको हम प्राचीन समय में कुहा के नाम से भी जानते थे। ठीक है, काबुल हो गया। उसके बाद इसी में आके मिलेगी कुर्रम। ठीक है, कुर्रम आके मिलेगी, के से डिनोट कर दिया। उसके बाद इसी में आके मिलेगी तोची। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, तोची। उसके बाद इसी में आके मिलेगी गोमल। ठीक है, गोमल। उसके बाद इसी में आके मिलेगी वीवा। इतना आप अगर इसके राइट बैंक में याद रख लेते हैं, ठीक है, तो इतना पर्याप्त है। अब इसके हम ना लेफ्ट बैंक में से, ठीक है, यानी कि बाएं साइड से जो जाके नदियां मिलेंगी उन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक है, ठीक है, शेषनाग झील है, और यहीं पे एक झरना है। ठीक है, वेरीनाग इसका नाम है। इस झरने का नाम क्या नाम है दोस्तों, वेरीनाग। इसको वी से डिनोट कर देते हैं। और यहीं पे इस वेरीनाग झरने से जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है उसको शेषनाग झील कहते हैं। और वहाँ से झेलम नदी निकलती है और ये जाती है और फिर से ये घूम के आती है पाकिस्तान और भारत के बीच में बाउंड्री बना के ये यहाँ पे आके रुक जाती है। ठीक है, रुकती नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया। तो ये हो गई आपकी, इसका नाम है झेलम। ठीक है, तो झेलम को जे से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, यहाँ पे दो नदी की धाराएं मिलती हैं जिनका नाम तुंग और भद्रा है। अब ये दोनों मिलके और उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच में बाउंड्री बनाते हुए ये आके यहाँ पे
क्या करती हैं, झेलम को ज्वाइन करती हैं, और ये जो चंद्रभागा है इसी को हम बोलते हैं चिनाब। ठीक है, तो चिनाब आपने देख लिया। उसके बाद आप यहीं पे देखेंगे एक रावी, हिमाचल प्रदेश से ही रावी नदी निकलती है, और रावी भी जाती है, और उसके बाद ये भी जम्मू कश्मीर पंजाब के साथ ऐसे थोड़ा सा बाउंड्री बनाते हुए आके चिनाब में मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गई रावी। उसके बाद यहीं से एक ब्यास नदी निकलती है जो पंजाब तक बह के आती है। ठीक है, और यहाँ पे एक, ठीक है, यहाँ पे पास है सिपकिला। ठीक है, सिपकिला दर्रा जिसको बोलते हैं। अब यहाँ से एक राकस ताल है, और इस राकस ताल से एक और नदी निकलती है। ठीक है, जिसका नाम है दोस्तों सतलज, और ये सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश से बहते हुए आती है पंजाब में, और पंजाब में इसे आके मिल जाती है ब्यास। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, ब्यास। ठीक है, और ब्यास और सिंधु जब सतलज मिल जाती हैं, ये बह के आती है, फिर चिनाब में मिल जाती है। ठीक है, और उसके बाद से फाइनली जो चिनाब है वो पंचदंत के नाम से जाना जाता है, और ये आके सिंधु में यहाँ पे मिठानकोट में मिल जाता है। ठीक है, तो आपने क्या क्या देखा, यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा झेलम को। ठीक है, झेलम कहाँ से निकली, यहाँ पे एक वेरीनाग झरना है, वेरीनाग झरने का जो पानी है शेषनाग झील में इकट्ठा होता है, और वहाँ से झेलम नदी बनती है। ठीक है, झेलम में ये चंद्रभागा यहाँ से गई, और इसी को चिनाब के नाम से जानते हैं। प्राचीन में ही दोस्तों चंद्रभागा को हम किस नाम से जानते थे, अस्किनी नाम से। ठीक है, और रावी को किस नाम से जानते थे, पुरुषड़ी नाम से, और जो झेलम है उसको बितस्ता के नाम से। ठीक है, देखिए सारी बातें मैं लिख नहीं सकता, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो क्लियर होगा। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, आपने सभी महत्वपूर्ण नदियाँ देख ली जो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अन्य भी नदियाँ हैं, यहीं पे एक जास्कर नदी भी ज्वाइन करती है सिंधु को, यहीं पे एक सिंगेरी नदी भी ज्वाइन करती है सिंधु को। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि झेलम की प्रमुख सहायक नदी कौन है, तो किशन गंगा है, वो भी आपको याद रखना होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि आप सारी बातें ध्यान से सुनेंगे। अब देखिए मैंने आपको सारी बातें बता दी है सिंधु नदी तंत्र की, अब सिर्फ आप प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न जल्दी जल्दी कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है, तो आपने देख लिया यमुना नहीं है। ठीक है, अब इस प्रश्न का जवाब दीजिए, पंचनद शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो सिंधु की 5 प्रमुख, ठीक है, मुख्य शाखाएं, भारत की 5 बड़ी नदियां, गंगा की सहायक नदियां, कोई प्रवर्तीय नदियां। तो अभी हमने कहा पंच नदियां। ठीक है, जिसमें हमने किसको किसको देखा, झेलम को, ठीक है, चिनाब को, रावी को, ब्यास को और सतलज को। ठीक है, इन 5 नदियों को मिला के पंचनद कहलाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। सतलज नदी का उद्गम कहाँ पर होता है, तो हमने आपको बता दिया है ना, तो हिमाचल प्रदेश, नेपाल, तिब्बत के राक्षस ताल से। ठीक है, राक्षस ताल को ही क्या कहते हैं, राक्षस ताल भी। ठीक है, कहाँ पे है, तिब्बत में। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था वेरीनाग झरना। ठीक है, वहाँ से पानी, जैसे वेरीनाग झरना हो गया, अब यहाँ से पानी गिरा और शेषनाग झील में इकट्ठा हुआ, यहाँ से झेलम बहना स्टार्ट हो गई, और उसके बाद बहते बहते ऐसे आके पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, हाँ, सिंधु जल संधि किस वर्ष संपन्न हुआ था, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1960 में। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद सिंधु जल संधि भारत और किस देश के बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और सतलज नदी में मिलती है, तो मैंने आपको ब्यास के बारे में बताया था। ठीक है, कि ये क्या करती है, यहाँ से हिमाचल प्रदेश से निकलती है और यहाँ से सतलज आती है, और ये ब्यास कहाँ पे मिलती है, पंजाब में, और जहाँ पे मिलती है वहीं पे है हरिके बैराज। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे, हरिके बैराज, और वहीं से इंदिरा गांधी नहर भी निकलती है। ठीक है, तो इसमें आपने राइट आंसर चूज कर लेना है। उसके बाद आपसे प्रश्न बनेगा, सिंधु नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है, तो दोस्तों सिंधु नदी की कुल लंबाई लगभग 3180 किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आधा घंटा हो गया, आधे घंटे में हम कंप्लीट कर लेंगे, यानी 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। अब हम गंगा नदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझा के आगे बढ़ूँ तो ही सही रहेगा। ठीक है, ये आप उत्तराखंड मान लीजिए। ठीक है, मोटा मोटी ये उत्तराखंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे पूरा अभी पूरा तंत्र नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ गंगा को समझा रहा हूँ।
तो यहाँ पे देखिए गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है एक भागीरथी, ठीक है, हम भागीरथी को वी से डिनोट कर देते हैं। और यहाँ पे, ठीक है, यहीं से एक नदी और निकलती है सतोपथ ग्लेशियर से, जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी आके मिलती हैं कहाँ पे, देवप्रयाग में, और जहाँ से गंगा निर्मित होती है। और उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है गंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भागीरथी की सहायक नदी होती है, एक है टिहरी और एक है विलांगना, ठीक है। तो ये दो नदियाँ हैं जो भागीरथी की सहायक नदियाँ हैं, याद रखेंगे। उसके बाद ये जो आपको दिख रही है अलकनंदा, ठीक है, तो अलकनंदा में दोस्तों यहाँ से एक धौली गंगा आके मिलती है। धौली गंगा जहाँ पे आके मिलती है वहाँ पे विष्णु प्रयाग बनता है। उसके बाद यहीं पे एक नदी और आती है जिसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी जहाँ पे आके मिलती है नंद प्रयाग, ठीक है। और यहीं पे एक पिंडारी करके नदी आती है जहाँ पे आके मिलती है वहाँ पे कौन सा प्रयाग है दोस्तों, कर्ण प्रयाग। और यहीं केदारनाथ, ठीक है, आपने बद्रीनाथ का नाम सुना होगा, केदारनाथ का नाम सुना होगा, ठीक है, और बाढ़ का एक मूवी भी देखा होगा। तो यहाँ से मंदाकिनी आती है और रुद्रप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से, ठीक है। तो अलकनंदा में कौन कौन, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडारी और उसके बाद मंदाकिनी आके मिलती हैं। और उसके बाद ये अलकनंदा आके भागीरथी में मिलती है और यहाँ से गंगा का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी, ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा तो समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने देख लिया कहाँ से, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। गंगा नदी को भागीरथी और किस नदी के संगम से उत्पन्न माना जाता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको समझाया, जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो क्या बनती है, गंगा, ठीक है। ये हो गई अलकनंदा और ये हो गई भागीरथी, जहाँ पे मिलती हैं वो है देवप्रयाग और यहाँ से बन जाती है गंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। गंगा नदी किस सागर में गिरती है, तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। भारत के किस राज्य में गंगा नदी सबसे पहले प्रवेश करती है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में। आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से। और उत्पन्न कहाँ से होती है, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से उत्पन्न होती है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो दोस्तों यमुना इसमें राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की बाएं किनारे की सहायक नदी है, तो दोस्तों बाएं किनारे की सहायक नदी अभी हम सभी को देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे कौन है आप बताइए, क्या यमुना है, तो नहीं, ठीक है, ये तो राइट से आके मिलती है। गंडक, जी हाँ गंडक है। टोंस भी आके कहाँ से मिलती है, टोंस आके यमुना में मिलती है राइट से। उसके बाद चंबल भी यमुना में आके मिलती है और गंडक आके कहाँ से मिलती है दोस्तों, ये बाएं किनारे की सहायक नदी है, ठीक है। यहीं पे हम समझ के चलते हैं, ठीक है, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं बाएं साइड से आके मिलने वाली। चलिए कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे मैं एक स्केचिंग के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए गंगा का निर्माण हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे उत्तराखंड से एक आके नदी मिलती है रामगंगा, ठीक है। ये भी किधर से आ रही है दोस्तों, लेफ्ट से। मैंने आपको बताया था यहाँ खड़ा होकर इधर जब देखेंगे तो आपका राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट ये हो जाएगा, ठीक है। रामगंगा हो गई। उसके बाद आप देखेंगे इसी में आके मिलती है एक नदी और, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, गोमती। उसके बाद हम देखते हैं यहीं पे आती है एक नदी घग्गर, ठीक है। और घग्गर के बाद दोस्तों आती है गंडक, और गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, उसके बाद कोसी, और उसके बाद एक नदी है महानंदा, ठीक है। तो ये नदियाँ किधर से आके मिल रही हैं, लेफ्ट से, ठीक है। तो हमने रामगंगा देखा, गोमती देखा, घग्गर देखा, गंडक देखा, ठीक है। और उसके बाद हमने बूढ़ी गंडक देखा, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या देखा, बूढ़ी गंडक देखने के बाद कोसी देखा, ठीक है। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। और यहाँ पे एक महानंदा है, ठीक है। तो ये सभी नदियाँ क्या हैं दोस्तों, लेफ्ट बैंक से आके मिलने वाली। अब राइट से कौन कौन सी हैं उन्हें भी देख लीजिए। यहाँ पे आके प्रयागराज में आके यमुना मिलती है, और उसके बाद यहाँ पे सोन आके मिलती है जो मुख्य नदियाँ हैं, ठीक है। और यमुना में आके मिलती है चंबल, चंबल में आके मिलती है बनास, पार्वती, शिंड, और यमुना में आके मिलती है बेतवा। उसके बाद इसी में आके मिलती है केन, उसी में आके मिलती है टोन्स, ठीक है। तो ये सभी नदियाँ आपको सुनना है, क्योंकि मैं सब लिख नहीं सकता, कम समय में कराना है। डिटेल वाला सेशन आपको प्लेलिस्ट उसका मिलेगा, उसी में जाके देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे आपको डिटेल बताना था, ठीक है। तो इतनी नदियाँ देख ली, अब प्रश्नों के माध्यम से देखिए। यहाँ पे देखिए गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है, तो अगर आपसे प्रश्न बने
तो 2525 किलोमीटर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों अगर हम इसका राइट आंसर देखें तो सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को जानते हैं, ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और इसका नाम सुंदरबन इसलिए क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, और जो रॉयल बंगाल टाइगर है ये मुख्यतः यहीं पे पाया जाता है, ठीक है। और सुंदरबन डेल्टा एक मैंग्रोव क्षेत्र है, और जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल का जो एक तरह से मैंग्रोव एरिया है वो अधिकाधिक है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों यमुना नदी का यमुनोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। बंदरपूछ ग्लेशियर भी उसको कहते हैं, ठीक है, बंदरपूछ से भी पानी आता है, आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई सब कुछ याद रखना है आपको। प्रश्न नंबर 10 देखिए, कोसी नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया इसको बिहार का आपदा या बिहार का शोक भी कहते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे बनता है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों के ऊपर। अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ महत्वपूर्ण, ठीक है, सहायक नदियां और ब्रह्मपुत्र से बनने वाली नदियों के ऊपर प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है उसको मैं एक बार स्केचिंग के माध्यम से समझा दूंगा, तो आपके दिमाग में ना एक छवि रहेगी तो आप आसानी से कोरिलेट कर पाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए फिगर है कि आप चीज़ें अपने आप से जोड़ के देख पाएँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाना ज़रूरी है, यहाँ पे एक चेमयुंगदुंग ग्लेशियर है, ठीक है, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है, कहाँ पे? तिब्बत के पठार से, और इसको हम चीन में दोस्तों जब ये बहती है और तिब्बत क्षेत्र में बहती है तो इसको हम सांगपो के नाम से जानते हैं। जब ये भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, तो नामचा यहाँ पे एक दर्रा है, ठीक है, या फिर हाईएस्ट पीक भी कह लें, तो यहाँ पे एक दर्रा भी है, वहाँ से, ठीक है, नामचा बर्मा से प्रवेश करती है, और इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। किस नाम से दोस्तों? दिहांग के नाम से। जब यही नदी प्रवेश करती है असम में तो इसको ब्रह्मपुत्र कह देते हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्र कह देते हैं, और जब यही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसकी को जमुना कह देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इसी को हम सांगपो यानी टी से स्टार्ट होता है सांगपो, और उसके बाद इसी को दिहांग, इसी को ब्रह्मपुत्र, इसी को जमुना भी कहते हैं। आपने देख लिया, ठीक है, इस नदी के बारे में। अभी सहायक नदियों से रिलेटेड जब प्रश्न आएगा तो मैं बना के आपको समझाऊंगा। कौन से ग्लेशियर से निकल रही है? चेमयुंगदुंग ग्लेशियर से। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कहाँ पे? तिब्बत में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न को देखिए, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? शांगपो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, शांगपो, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और वहाँ पे इसका नाम दिहांग है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक दिहांग घाटी भी है जिसके नाम पे इसका नाम दिहांग नदी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो निम्नलिखित में दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 5, ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से भारत में प्रवेश करती है? तो दोस्तों तिब्बत चीन से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 6, ब्रह्मपुत्र नदी का संगम किस नदी के साथ बांग्लादेश में होता है? तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया, गंगा के साथ है ना। तो गंगा जब, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक छोटे से स्केचिंग के माध्यम से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि फिगर आपके दिमाग में रहेगा तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आसान रहेंगी चीज़ें याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ से गंगा आती है, ठीक है, और यहाँ से आती है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र यहाँ पे आती है तो जमुना कहलाती है, और गंगा को हम पद्मा कहते हैं, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है। पद्मा और जब ये जमुना मिलती हैं तो इसका नाम मेघना हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है दोस्तों? मेघना, ठीक है। तो इनके मेल से मेघना बनती है। एक्चुअली ये भी कहते हैं कि मणिपुर से एक बराक करके नदी निकलती है, ठीक है, और यहाँ से बहते बहते आती है, इसको हम क्या कहते हैं बांग्लादेश में? मेघना कहते हैं, और उसी के नाम पे जब ये आके ज्वाइन करती है तो मेघना हो जाता है, ठीक है। तो फाइनली आप याद रखिएगा, पद्मा और जब जमुना मिलते हैं तो मेघना बन जाता है, ठीक है, उस नदी का नाम याद रखेंगे।
रखना ही होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। ब्रह्मपुत्र नदी किस सागर में गिरती है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में राइट आंसर का चुनाव कीजिए। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8 देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की सबसे प्रमुख, ठीक है, यहाँ पे प्रमुख की बात हो रही है, बड़ी की बात नहीं हो रही है। तो प्रमुख कौन सी है दोस्तों? प्रमुख में लोहित हो जाती है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी जो है वो सुबानसिरी है। क्या नाम है दोस्तों उसका? सुबानसिरी। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस आप याद रखेंगे। अब लोहित की विशेषता क्या है उसको मैं आपको समझा के ही आगे बढ़ूंगा। तो चलिए समझ लीजिए। ठीक है, समझना तो आपको पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाने हैं। ठीक है, तो समझना तो पड़ेगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बड़ा बनाया मैंने आपको समझाने के लिए। यहाँ पे हमने ब्रह्मपुत्रा को ऐड कर लिया, आ रही है, बह रही है और ये चली गई बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में। अब यहाँ पे कुछ इसकी प्रमुख सहायक नदियों को याद रखेंगे। यहाँ तिब्बत के क्षेत्र से आती है सुबानसिरी और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आसाम में आके मिलती है। ठीक है, इसका नाम है सुबानसिरी। ठीक है, यह से डिनोट कर देता हूँ। जो सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? ब्रह्मपुत्रा की। ठीक है, लोहित आती है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से और ये असम के पास में आके मिल जाती है किससे? ब्रह्मपुत्रा से। ठीक है, तो इसका नाम है लोहित। और लोहित की विशेषता क्या है? जो आपने ढोला सदिया ब्रिज का नाम सुना है, यानी भारत का सबसे लंबा ब्रिज। ठीक है, तो ये कहाँ पे है दोस्तों? नदी पे बना भारत का सबसे लंबा ब्रिज ढोला सदिया, ये लोहित नदी पर है। ठीक है, और उसका नाम बदलकर दोस्तों भूपेन हजारिका कर दिया गया है और उसका लेंथ 9.15 किलोमीटर के आसपास है। किसका? ब्रिज का। ठीक है, तो याद रखेंगे अगर आपसे प्रश्न बने कि भारत का सबसे लंबा नदी सेतु किस नदी पे है, तो लोहित पे, और लोहित को लाल नदी भी कहते हैं। ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा को भी दोस्तों लाल नदी कह देते हैं क्योंकि आपको पता है असम में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, कामाख्या देवी का, जिसकी वजह से इसमें ना बड़ा सिंदूर उंदूर धो देते हैं, सब सिंदूर डाल देते हैं और फिर इधर से जो मिट्टी है, ठीक है, उसमें आयरन की अधिकता है, जिसकी वजह से ब्रह्मपुत्रा नदी को असम में, ठीक है, रेड रिवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है। आपने लोहित देख लिया, यहीं पे एक आती है बूढ़ी दिहांग करके नदी जो ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती है। ठीक है, तो आप बूढ़ी दिहांग याद रखिएगा। और उसके बाद यहाँ से अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ से एक कामेंग करके नदी आके ज्वाइन करती है। ठीक है, उसके बाद यहीं पे मानस आके ज्वाइन करती है, आपको पता ही है। और उसके बाद तीस्ता भी आके इसी को कहाँ पे आके बांग्लादेश में ज्वाइन करती है। ठीक है, रैदक भी आके किधर से, अगर हम बात करें राइट से, इधर की नदियाँ क्या हैं? राइट से आके मिलने वाली नदियाँ। ठीक है, तो हमने सुबानसिरी, कामेंग, मानस, रैदक, उसके बाद हमने देख लिया तीस्ता। ठीक है, ये सभी क्या है? राइट से आकर मिल रही हैं ये सहायक नदियाँ। ठीक है, अब हम लेफ्ट से अगर बात करें तो दोस्तों लेफ्ट से हमने देखा बूढ़ी दिहांग, लोहित देख लिया और यहीं से एक नदी और आती है। ठीक है, नागालैंड क्षेत्र से, जिसका नाम है धनसिरी। क्या नाम है दोस्तों? धनसिरी। ठीक है, तो आप धनसिरी को भी याद रखेंगे। यहीं मेघालय पठार से एक नदी जाती है जिसका नाम है कपिली। ठीक है, तो कपिली भी आपको याद रखना है। देखिए सभी मुख्य सहायक नदियां आपने देख ली और यहीं से एक नदी और मणिपुर क्षेत्र से बराक करके निकलती है और ये आके किधर मिलती है? जब मेघना वाले सिस्टम में। ठीक है, तो बराक को भी याद रखना है। तो अभी देखिए, अभी प्रश्नों के माध्यम से सारे जो सहायक नदियाँ उनको क्लियर करूँगा। अभी तक आपने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। यहाँ पे देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है जो ब्रह्मपुत्रा नदी है उसकी कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो कुल लंबाई अगर हम भारत और तिब्बत दोनों मिला के देखें तो 3800 किलोमीटर है। अगर हम जैसे मान लीजिए तिब्बत वाला क्षेत्र जो घटा दें, ठीक है, इसका लेंथ, तो ये लगभग सिंध नदी के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी है? देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रश्न जब पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज होंगे। तो केवल भारत की नदी? नहीं। अंतर्देशीय नदी? नहीं। क्या ये अंतर्देशीय अंतर्राष्ट्रीय है? तो हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे यमुना नदी और उसकी सहायक नदियों से रिलेटेड प्रश्न। वैसे आपने इंट्रोडक्शन में देख लिया है। ठीक है, उसके बाद यमुना नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछा जा रहा है, कहाँ पे है? तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है,
और उसी को हम बंदरपूछ ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न पूछा जाता है और ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। यमुना नदी किस राज्य से निकलती है? तो आपने देख लिया कहाँ से, उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यमुना नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो दोस्तों गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, हमने इसके ऊपर भी बात किया है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, यमुना नदी किस स्थान पर गंगा से, ठीक है, गंगा में मिलती है? तो अभी जहाँ पे महाकुंभ लगा था, जिसको हम प्रयागराज कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों चंबल हमने आपको बता दिया था, बेतवा भी बताया था और केन भी बताया था। सोन डायरेक्टली गंगा की सहायक नदी है, न कि यमुना की। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखेंगे, अगर मैं आपको यहाँ पे यमुना नदी दिखाऊं, ठीक है, तो इसमें आके कौन कौन सी सहायक नदियाँ मिल रही हैं? यहाँ पे आके इसको ज्वाइन करती है चंबल, ठीक है, यहीं पे आके ज्वाइन करती है बेतवा, यहाँ से आती है केन, यहाँ से आती है टोन। ठीक है, तो ये बेतवा हो गई, ये क्या हो गया, केन हो गया, ये टोन हो गया। अब चंबल में आके पार्वती मिलती है, सिंध, एक सिंध करके नदी है वो भी मिलती है, और चंबल में ही आके एक बनास करके नदी है जो राजस्थान से आती है, जिसके किनारे प्राचीन बनास संस्कृति भी विकसित हुआ था। ठीक है, तो ये अरावली पर्वत श्रेणी के पास से आती है और ये चंबल में मिल जाती है, और ये आपको याद रखना है, बेसिक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 6, चंबल नदी निम्न नदी यमुना की कौन सी दिशा से मिलने वाली सहायक नदी है? दोस्तों अभी हमने देखा था ये यमुना है और ये किस दिशा से जा रही है, बताइए। हमने आपको बताया था कि नदी की दिशा में खड़ा होकर देखना है, तो ये राइट दिशा हो गया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, दाएं किनारे की। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखिए, यमुना नदी किस प्रमुख नगर से होकर नहीं बहती है? तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लखनऊ, क्योंकि लखनऊ किनारे से घूमती बहती है। बाकी यमुना दिल्ली से, आगरा से और मथुरा से होकर बहती है। ठीक है, और आपने यमुना का बहुत सारा पर्यायवाची भी सुना होगा, एक दो पर्यायवाची कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन में दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, वृंदावन। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, यमुना नदी प्रणाली की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों ये है चंबल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, यमुना नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो दोस्तों अगर हम इसके लंबाई की बात करें तो 1376 किलोमीटर आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब गोदावरी नदी के ऊपर और गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो आपसे प्रश्न बने तो ये त्र्यंबकेश्वर नासिक में। ठीक है, तो एक स्केच के माध्यम से हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उम्मीद करूँगा आप समझ भी जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है गोदावरी, उसके बाद ये तेलंगाना क्षेत्र में जाती है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में बहते हुए तेलंगाना गई, उसके बाद कहाँ पे जाती है, आंध्र प्रदेश, और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो इतना आपको याद रहेगा। और इधर से आके इसमें इसकी सहायक नदियाँ जैसे वेनगंगा, पेनगंगा, उसके बाद वर्धा, उसके बाद पूर्णा, उसके बाद इधर से आती है इंद्रावती। ठीक है, तो ये सभी नदियाँ आके इसमें मिलती हैं और इसको प्राणहिता कह देते हैं, इसके सम्मिलित रूप को। ठीक है, और इसी में कुछ नदियाँ इधर से भी आके मिलती हैं, जैसे यहाँ पे प्रवरा नदी भी है। ठीक है, तो आगे वाले क्वेश्चन में हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या पूछा जा रहा है आपसे, गोदावरी नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसको हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं और भारत की बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके बाद गोदावरी नदी किस सागर में गिरती है? तो बताइए, देखिए जो भी प्रश्न का जवाब आपको आता है वो कमेंट करना है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो दोस्तों सबसे पहले ये महाराष्ट्र से उत्पन्न होती है और तेलंगाना में प्रवेश करती है। ठीक है, गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है इंद्रावती। ठीक है, और इंद्रावती के किनारे ही इंद्रावती नेशनल पार्क भी है छत्तीसगढ़ में, याद रखेंगे। निकलती कहाँ से? उड़ीसा से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर की बात करें तो कावेरी,
गंगा की सहायक नदी नहीं है, बल्कि मंजीरा है, ठीक है। गंगा की नहीं, गोदावरी की सहायक नदी, ठीक है। तो मंजीरा, सबरी और दूधना ये किसकी हैं? गोदावरी की सहायक नदियां हैं, लेकिन कावेरी नहीं है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, गोदावरी नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो दोस्तों ये है 1465, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1465 किलोमीटर, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, गोदावरी नदी पर स्थित प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, कोंडावल्ली, ठीक है। तो कोंडावल्ली जो जलप्रपात है ये आपको गोदावरी नदी को देखने को मिलता है। गोदावरी नदी पर बना प्रसिद्ध बांध कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, श्री राम सागर बांध। प्रश्न नंबर 10 देखिए, गोदावरी नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको खुद पता है, ठीक है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और छत्तीसगढ़ से इंद्रावती आके इसमें मिलती है, आप बेसिन के रूप में देख सकते हैं उसको। चलिए अब हम बात करते हैं सोन नदी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके ऊपर। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो दोस्तों अमरकंटक का पठार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मैंने आपको बेसिक में ही बता दिया था। सोन नदी किस प्रमुख नदी की सहायक है? तो दोस्तों ये गंगा की है और पटना के पास में गंगा से मिलती है। सोन नदी किस दिशा में बहती है? दोस्तों ये पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, हर एक नदी सिस्टम से रिलेटेड शुरू से नंबरिंग है, 10-10 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो मैं बताते चल रहा हूँ, ठीक है। तो सोन नदी का जो संगम है वो गंगा नदी से कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका होता है पटना के पास में, अभी मैंने आपको बताया था। कौन सी नदी सोन की सहायक नदी है? तो अगर हम इसमें राइट आंसर की बात करें तो जोहिला, ठीक है। जोहिला ये सोन की सहायक नदी है, ठीक है। रिहंद भी है, याद रखेंगे। सोन नदी भारत के किन राज्यों से होकर बहती है? तो आपने ऑप्शन देख लिया और मैंने पहले बता भी दिया है, ठीक है। तो सोन नदी दोस्तों मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया और बिहार हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सोन नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो इसकी लंबाई लगभग 812 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। कितना? 812 किलोमीटर। सोन नदी और नर्मदा नदी में मतलब क्या समानता है? तो दोस्तों इसमें देखिए दोनों अमरकंटक से निकलती हैं, ठीक है। तो ये इनकी प्रमुख एक तरह से क्या है? समानता है, ठीक है, याद रखिएगा। सोन नदी पर कौन सा प्रमुख बांध स्थित है? प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। बन सागर बांध कहाँ पे देखने को मिलता है? ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, सोन नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह एक गहरी घाटी बनाती है, यह सबसे चौड़ी नदी है, यह दाईं ओर से गंगा में मिलती है। यह सबसे ज़्यादा सत्य है। नर्मदा नदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद दक्षिण भारत की कुछ अन्य नदियों को देखेंगे। चलिए नर्मदा नदी का जो पहला प्रश्न है वो देखिए, नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका हमने शुरू से ही देखा, अमरकंटक पठार, अब तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी किस समुद्र में गिरती है? तो दोस्तों ये गिरती कहाँ पे? अरब सागर में, ठीक है। कहाँ पे? अरब सागर में, ठीक है। तो नर्मदा हो गया, माही हो गया, साबरमती हो गया, तापी हो गया, ठीक है। तो ये सभी नदियाँ, अगर पेरियार की बात करें या फिर अन्य नदियाँ हैं जिनको देखेंगे, ठीक है। नर्मदा नदी भारत के किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विंध्याचल और सतपुड़ा, ठीक है। आपको पता है इधर विंध्य है, इधर सतपुड़ा है, ठीक है। सतपुड़ा के मैकाल श्रेणी से ये निकलती है, जिसका मैकाल श्रेणी का हाईएस्ट पीक है अमरकंटक, और यहाँ पे ये विंध्य और
सतपुड़ा के मध्य बहते हुए मध्य प्रदेश, हल्का सा महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, उसके बाद होके आके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? दोस्तों ये कहाँ से कहाँ बहती है? ये पूर्व से पश्चिम बहती है, याद रखेंगे। नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? तो दोस्तों ये किस प्रकार की है? ये पेनिनसुलर नदी है, प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है? तो यहाँ पे देखिए सोन, बेतवा, चंबल नहीं है। इसमें तवा जो है, ठीक है, ये क्या है? नर्मदा की सहायक नदी। जैसे मान लीजिए ये नर्मदा है, बह रही है, इसमें आके मिलती है तवा, ठीक है, उसके बाद आके मिलती है छोटी तवा, इसी में आके मिलती है हिरन, इसी में आके मिलती है शेर, इसी में आके मिलती है हाथी, इसी में औरंग, ठीक है, उसके बाद इसी में मिलती है आके दूध, ठीक है, दूध नदी भी है, और उसके बाद इसी में मिलती है एक शक्कर। ठीक है। तो ये दूध, शक्कर, तवा, छोटी तवा, शेर, हिरन, उसके बाद औरंग, ये सभी नर्मदा की सहायक नदियां हैं जिनको आप याद रखेंगे। नर्मदा नदी किन राज्यों से होकर बहती है? अभी हमने आपको बताया मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बहती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें गुजरात में भी बहती है और महाराष्ट्र में भी बहती है। ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नर्मदा नदी पर कौन सा प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित है? तो नर्मदा नदी पर अगर हम बात करें तो धुआंधार जलप्रपात आपको देखने को मिलता है। ठीक है। नर्मदा, अगर हम बात करें नर्मदा नदी, ठीक है, इस पर बना प्रमुख बांध कौन सा है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1312 किलोमीटर। ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे पंचनद नदियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न के ऊपर, जैसे झेलम, ब्यास, सतलज, रावी, ठीक है, और चिनाब के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए पंचनद शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों 5 नदियों का संगम। ठीक है। पंचनद किन 5 नदियों के संगम को कहा जाता है? तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। पंचनद प्रसिद्ध संगम स्थल वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, जहाँ पे 5 नदियाँ मुख्यतः आके मिल जाती है। पंजाब शब्द का मूल अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका मूल अर्थ है 5 नदियों की भूमि। जैसे मान लीजिए ये नदी बह रही है और ये नदी, तो ये भी अवसाद ला के यहाँ पे डालेगी, ये भी अवसाद ला के डालेगी। यहाँ पे जो भूमि निर्मित होगा दोस्तों ये बड़ा उर्वरक होगा और इसको दोआब क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे दोआब क्षेत्र क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद का भाग नहीं है? तो देखिए ब्यास तो है, रावी भी है, सतलज भी है, यमुना नहीं है। ब्यास नदी अंततः किस नदी में गिरती है? तो दोस्तों अगर हम बात करें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सतलुज में। ठीक है। कहाँ पे? हर के बैराज कहाँ पे है? पंजाब में, जहाँ पे इंदिरा गांधी निकलती है। सिंधु जल संधि के अनुसार भारत को पंचनद की किन नदियों का पूर्ण अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों यहाँ सिंधु जल संधि की बात करें 1960 वाला, ठीक है, तो उससे रिलेटेड प्रश्न है। तो इसमें भारत को रावी, ब्यास और सतलज की पानी प्राप्त होती है। बाकी जो ऊपर की नदी है जैसे सिंध, झेलम और चिनाब, उसका 20% भारत प्रयोग कर सकता है अपने डोमेस्टिक पर्पज से। ठीक है। ये 1960 का जो समझौता है, ठीक है, सिंधु जल संधि, उसके बारे में दिया गया है। पंचनद का अंतिम संगम जहाँ 5 नदियाँ मिलती हैं, तो दोस्तों ये किस नदी में आके मिलती हैं? ठीक है। तो अंतिम संगम नदी चिनाब है, क्योंकि इसका लेंथ भारत में सर्वाधिक है इसलिए। ठीक है। चिनाब नदी अंततः किस प्रमुख नदी में मिलती है? तो दोस्तों चिनाब नदी अंततः सिंधु नदी में मिलती है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। पंचनद से संबंधित नदियां किस प्रमुख पर्वत से निकलती हैं? तो ये कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से। ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट होगा। चलिए अब हम चंबल नदी और जो मध्य भारत यानी कह लें कि मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ, ठीक है, और अन्य नदियों के बारे में 3-3 4-4 प्रश्न देख लेते हैं। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आपको याद रखना है यमुना की। चंबल नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जनापाव हिल्स, ठीक है, जनापाव पहाड़ी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है अवनलिका के लिए, ठीक है। तो आपको चंबल घाटी में पता है कि यहाँ पे क्या होता है, अवनलिका अपरदन बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो बीहड़ क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, तो यहाँ पे आपको बीहड़ देखने को मिलता है, ठीक है, जहाँ पे डाकू छुपा करते थे। बेतवा नदी किस नदी की सहायक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यमुना की। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रायसेन मध्य प्रदेश में। चलिए, बेतवा नदी किस राज्य से निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? तो मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, आपको पता ही है। केन नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की है, हमने देखा था केन, टोन, बेतवा, सिंध और चंबल। और अगर हम बात करें ये यमुना है, तो इधर से भी यानी कि लेफ्ट से आके एक नदी मिलती है, ठीक है, हिंडन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, हिंडन। केन नदी का उद्गम कहाँ है? तो ये अजयगढ़ में है, जो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। केन और बेतवा नदी को जोड़ने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो केन और बेतवा नदी को जोड़ने की जो योजना है उसको हम केन बेतवा लिंक परियोजना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 देखिए, बनास नदी किस नदी की सहायक है? अभी हमने बात किया था किसकी है, चंबल की। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो अरावली पहाड़ियों से। बनास नदी किस राज्य में बहती है? तो आपको पता होना चाहिए, राजस्थान और हल्का सा मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पुष्कर घाटी अरावली। लूनी नदी किस प्रकार की नदी है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अंतर्देशीय नदी है, ठीक है। तो लूनी नदी के बारे में हमने देख लिया, अंततः कहाँ समाप्त होती है, ये प्रश्न पूछे तो कच्छ के रण में जाके ये समाप्त हो जाती है, ठीक है। और लैंडलॉक भी पूछे तो आपको याद रखना है। अब हम कृष्णा नदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आपसे प्रश्न बनेगा कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ पे? तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं स्केचिंग के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँ तो यहाँ से निकलती है, ठीक है, ये मान लीजिए महाबलेश्वर है, ठीक है। तो यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है, उसके बाद थोड़ा सा कर्नाटक जाती है, फिर ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में बाउंड्री बना के आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। दूसरा प्रश्न, कृष्णा नदी किस सागर में गिरती है? तो आपको पता है बंगाल की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी दोस्तों तुंगभद्रा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कृष्णा नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो दोस्तों महाराष्ट्र, कर्नाटक, उसके बाद हल्का सा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बाउंड्री पे। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तुंगभद्रा नदी किन दो नदियों के संगम से बनती है?
तो तुंगभद्रा नदी, तुंग और भद्रा दो नदी श्रेणियों से मिलकर बनती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कृष्णा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 1290 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नहीं है? तुंगभद्रा है, मालप्रभा भी है, इसमें सिर्फ सोन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, कृष्णा नदी प्रणाली भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में आती है? प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। कृष्णा नदी की सहायक यानी कि मालप्रभा नदी किस राज्य में बहती है? तो कृष्णा नदी की सहायक मलप्रभा नदी किस राज्य में बहती है? तो ये कर्नाटक में, हमने देख लिया। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्न जैसे कावेरी नदी के बारे में। तो दोस्तों हमने पहले ही बताया था कावेरी एक ऐसी नदी है दक्षिण भारत की जिसमें हमेशा जल प्रवाहित होता है, ठीक है। तो इसको दक्षिण भारत की सदा नीरा भी कहते हैं। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल आपने चुन लिया होगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। तल कावेरी कर्नाटक, और आपको ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणी भी देखने को मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है, वहीं से निकलती है कावेरी, ठीक है। और इसको दक्षिण भारत की सदा नीरा कहते हैं क्योंकि यही एक ऐसी नदी है जिसमें हमेशा जल उपस्थित रहता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पवित्रता के दृष्टिकोण से दक्षिण भारत की मतलब गंगा कौन कहलाती है? तो ये भी कावेरी ही है। कावेरी नदी अंततः किस सागर में गिरती है? तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी नहीं है? तो कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन नहीं है? तो इसमें साबरमती, ठीक है। तो ये प्रमुख सहायक नहीं है, बाकी हेमावती, भवानी, अमरावती प्रमुख सहायक हैं। कावेरी नदी किन किन प्रमुख राज्यों से होकर बहती है? तो अगर हम बात करें कावेरी नदी का तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कावेरी नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 760 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की किस नदी के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण की गंगा। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की किस नदी के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण की गंगा, ठीक है। तो कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं लेकिन पवित्रता के दृष्टिकोण, ठीक है। कावेरी नदी पर कौन सा प्रमुख बांध स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो कावेरी नदी पर कौन सा प्रमुख बांध स्थित है? तो मैत्तूर बांध। ऑप्शन नंबर सी। कावेरी नदी पर कौन सा प्रमुख बांध स्थित है? अभी हमने देखा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भवानी नदी किस राज्य में कावेरी से मिलती है? तो भवानी नदी किस राज्य में कावेरी से मिलती है? तो दोस्तों तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भवानी नदी किस राज्य में कावेरी से मिलती है? तो ये तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक और तमिलनाडु। चलिए महानदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रायपुर के पास सिहमा, छत्तीसगढ़। ठीक है। महानदी किस सागर में जाकर गिरती है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बंगाल की खाड़ी में। महानदी किस सागर में जाकर गिरती है? बहुत आसान हो गया, बंगाल की खाड़ी। तो महानदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो 890 किलोमीटर। कितना? 890 किलोमीटर। ठीक है। तो महानदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। महानदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? राइट आंसर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। महानदी पर बनी हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर, हमने देख लिया है इसको। निम्नलिखित में से कौन महानदी की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईब। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। महानदी का जो प्रमुख डेल्टा है वो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कटक और पारदीप के बीच। महानदी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ है बड़ी नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। महानदी प्रणाली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख जल प्रणाली मानी जाती है? ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी भारत। चलिए बात करते हैं अन्य नदियों के ऊपर। यहाँ पे अब हम देखेंगे जो पश्चिम घाट की नदियाँ हैं, ठीक है, और ये जाती हैं अरब सागर में गिरती हैं, उनके ऊपर जो बनने वाले प्रश्न हैं उन्हें हम देख लेते हैं। ठीक है। एक चीज़ आप याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे मोटा मोटी ये है वेस्टर्न और ये है ईस्टर्न यानी कि पूर्वी, तो ये नदियाँ जो इधर गिरती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, इधर गिरने वाली सभी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब आप देख लीजिए जो वेस्टर्न घाट की नदियाँ, उससे रिलेटेड प्रश्न। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो दोस्तों नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नर्मदा नदी किस स्थल से निकलती है? तो दोस्तों ये निकलती है अमरकंटक से। तापी नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों सतपुड़ा की जो महलखेड़ी पहाड़ियाँ हैं वहाँ से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। माही नदी किस दिशा में बहती हुई अरब सागर में गिरती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दक्षिण से उत्तर। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए, नर्मदा और तापी नदियां भारत के किस तट में गिरती हैं? तो दोस्तों पश्चिमी तट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। साबरमती नदी किस राज्य में मुख्य रूप से बहती है? तो गुजरात, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। नर्मदा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 1312 किलोमीटर। कौन सी नदी भारत की जीवन रेखा मानी जाती है? तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नर्मदा। पेरियार नदी जो अरब सागर में गिरती है किस राज्य की प्रमुख नदी है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, केरल। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपने देख लिए, ठीक है,
और जो छूटा छिटका है वो मैं आपको करा दूंगा एक छोटे से वीडियो में। और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे आपने सभी देख लिए हैं, ठीक है। और अब मिलेंगे हम अगले सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।